ये जो स्टोरी है ये है सितंबर 9 2001 की, जब एक ब्रिटिश टीवी होस्ट क्राइस्ट हेरन अपने 8 कंटेस्टेंट्स को वेलकम करते हैं अपने ब्रांड न्यू शो हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर के अंदर। ये बिल्कुल वही शो है जहां से हमारे इंडिया का कौन बनेगा करोड़पति यानी कि KBC शो भी ओरिजिनेट हुआ था, यानी उसका आइडिया ओरिजिनेट हुआ था। इस वाले शो का जो कॉन्सेप्ट था वो हमारे इंडिया वाले से काफ़ी ज़्यादा मेल खाता हुआ था और रादर आई कैन से कि बहुत ही ज़्यादा सिमिलर था, बिकॉज इसके अंदर भी आपको फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट पहले खेलना होता था एंड जो भी सही आंसर देता था वो हॉट सीट पर आके बैठेगा ताकि वो आगे के सवालों का जवाब दे सके कुछ पैसे जीतने के लिए। Put these words in the order they occur in the title of the Agatha Christie thriller. Nile on Death the. ये जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था आप लोगों में से ऑलरेडी काफ़ी लोगों ने गेस भी कर लिया होगा इसका राइट आंसर, विच वॉज डेथ ऑन द नाइल। मेजर चार्ल्स इनग्रैम जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर देते हैं, वो पहले भी ऑलरेडी 2 बार इस शो में आ चुके हैं लेकिन कभी भी हॉट सीट के लिए वो सिलेक्ट नहीं हुए थे, लेकिन इस बार उनकी किस्मत काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है एंड फाइनली ही गेट्स अ चांस टू बिकम अ मिलियनेयर। चार्ल्स इनग्रैम बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंटली बैठे थे अपनी हॉट सीट के ऊपर, लाइक उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि ये कुछ ना कुछ बड़ी रकम तो यहाँ से ज़रूर लेकर ही जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे चार्ल्स इनग्रैम के सामने क्वेश्चंस पुट करे जा रहे थे वैसे वैसे हर क्वेश्चन के पीछे बेसिकली बहुत ही ज़्यादा अनश्योर सा बिहेवियर शो करते थे एंड चार्ल्स इनग्रैम बस बारी बार क्वेश्चन को ही रिपीट करते रहते थे, उनके जो अंदर के ऑप्शन थे उनको रिपीट करते रहते थे। यहाँ पर टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाने वाले थे जिसमें 15th क्वेश्चन जो था वो हाईएस्ट अमाउंट का था विच वाज $1 मिलियन एंड इस 15 में से 7 क्वेश्चन ही चार्ल्स इनग्रैम बहुत ही ज्यादा मुश्किल से उनका आंसर दे पाते हैं एंड वो यहाँ तक 7 क्वेश्चंस के अंदर ही अपनी सारी की सारी लाइफलाइंस भी यूज कर चुके थे। Craig David, I just can't. I don't think I've never heard of Craig David, to be honest. I've just never heard of Craig David, so no, I'll go Craig David. Yeah. You just won £32,000. I don't think it's Paris. I think it's Berlin. I'm going to go for Paris. You thought it was Berlin, Berlin, Berlin. You changed your mind to Paris. That brought you 500,000. लेकिन फिर somehow 7th के बाद 15th क्वेश्चन तक पहुंचने में भी उनको ना किसी लाइफलाइन की जरूरत पड़ती है ना किसी की गुड लक की जरूरत पड़ती है। He just went straight away from 7th to 15th without any help, or maybe he was getting help. हम बस इग्नोर कर रहे थे उस चीज को। धीरे धीरे चार्ल्स इनग्रैम अपनी लाइफ के वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस मोमेंट तक पहुंच जाते हैं, वो था 15th क्वेश्चन वर्थ $1 मिलियन। वो बताते हैं कि उन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में गूगल वाला वर्ड जो है नहीं सुना हुआ था, लेकिन स्ट्रेंजली समहाउ सारे ऑप्शंस रिपीट करने के बाद बारी बार वो वही ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं जिसके लिए वो सबसे ज्यादा अनश्योर थे। Number 1 followed by 100 zeros is known by what name? Google, Megatron, Gigabit, Nanomole. I don't think I've heard of a Google. I don't actually know what a Google is, but I really do think it's a Google. You just won $1 million. ऑब्वियसली यहाँ पर आना भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है एंड किसी के लिए भी इतने बड़े सवाल पर अपना आंसर लॉक करवाना बहुत ही ज़्यादा टेंशन की बात होगी एंड ये सोचना कि आप ऑलरेडी अमाउंट जीत चुके हो ये बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट तो है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा लाइफ चेंजिंग मोमेंट भी होगा किसी भी आम आदमी के लिए। चार्ल्स इनग्रैम से पहले आज तक हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर की लाइफ स्पैन में यानी कि 2001 तक में जब तक भी ये शो एयर हुआ था तब तक सिर्फ 2 ही कंटेस्टेंट्स ऐसे थे जो कि इस मुकाम तक पहुंच पाए थे एंड वो जो 2 लोग थे उनको आज तक भी प्रेज करा जाता है अपने हार्ड वर्क, अपने प्रिसीजन एंड अपनी ओवरऑल जितना भी उन्होंने स्ट्रगल करा उसके लिए इस स्टेज तक आने के लिए। लेकिन चार्ल्स इनग्रैम के इतनी बड़ी विन के बाद भी कभी किसी ने उनको प्रेज नहीं करा, वो बहुत ही ज़्यादा हेटेड पर्सन बनते जा रहे थे बिकॉज जो चीज़ें सामने आ रही थी उनकी विनिंग्स के पीछे वो काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस एंड डिस्टर्बिंग थी एंड शायद वीडियो के एंड होने तक आपको भी चार्ल्स इनग्रैम एंड उनकी फैमिली से काफ़ी ज़्यादा इश्यूज होने लग जाएं बिकॉज उन्होंने जो काम किया था अगर वो सच है, जो कि हर एंगल से लगता है कि सच है, तो डेफिनेटली इट वाज समथिंग जो कि आज के टाइम में अगर रिपीट होता है तो बहुत ही ज़्यादा
क्रेजी हो जाएगा बेसिकली। इस एपिसोड के एयर होने के बाद चार्ल्स इनग्रैम के ऊपर काफी ज्यादा सस्पिशियस नजरों से उनको देखा जा रहा था। ये कहा जाता है कि चार्ल्स इनग्रैम ने अपनी वाइफ की हेल्प एंड अपने एक दोस्त की हेल्प से टीवी हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्रॉड कर दिया इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने, एंड किसी को भी खबर तक भी नहीं लगी लाइव जब ये शूटिंग चल रही थी तब। एंड धीरे धीरे ऑब्वियसली मैं सारे खुलासे करने वाला हूँ कि क्या हुआ था, वो कौन थे लोग एंड सब कुछ। तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने जरूर रहना, वरना आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे। यू नो इवन चार्ल्स इनग्रैम एंड उनके दोस्त के ऊपर, जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे कि उन्होंने टीवी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फ्रॉड कर दिया है, उनके इस वाले हाइस्ट से रिलेटेड, हाँ उनकी इस चीज़ को हाइस्ट का नाम दे भी दिया गया था अभी तक। उसके ऊपर एक बुक भी लिखी गई, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बिकी भी। लेकिन चार्ल्स एंड उनके दोस्त एंड उनकी वाइफ, उनके ऊपर कितना भी कंपनी वाले ब्लेम डालने की कोशिश क्यों ना कर रहे थे, वो हमेशा यही बोलते थे कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, वो एकदम निर्दोष हैं। We didn't cheat on that show. There was no plan to cheat on that show. I won that money perfectly honestly and fairly and squarely. And while I was sitting there in the centre of the studio, I did not notice any coughing at all. I was entirely unaware of it. As for the victims, I've heard a lot of people say that this is a victimless crime. Well, actually, there are victims. The 3 defendants were the victims. We should not have been found guilty on the evidence that was presented in court. We were found guilty on a very good story. Why did you cough then, Diana? I think I needed to clear my throat. आज ऑलमोस्ट 23 साल हो चुके हैं उस बात को, एंड आज भी अगर आप इन लोगों से जाकर पूछोगे कि क्या आपने 2001 के हु वांट्स टू बी अ मिलियनर वाले टीवी शो में कुछ ऐसा किया था, तो उनका आंसर यही होगा कि हमने ऐसा नहीं करा था, हमें फ्रेम इस वे में करा जा रहा है। एंड शायद ये वीडियो भी उनको उसी वे में फ्रेम करेगी, आई डोंट नो, बिकॉज मेरे को भी अपनी रिसर्च में वो लोग काफ़ी ज़्यादा गलत ही लग रहे थे। लेकिन अब हम इस वीडियो के उस सेगमेंट की तरफ चलते हैं जहाँ पर आप लोगों को एक्चुअली में थोड़ा थोड़ा समझ आए कि इन्होंने एग्जैक्टली में किया क्या, कैसे किया एंड कब से वो ये सब करने का प्लान कर रहे थे। जब इनग्रैम अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे थे लाइव शो के अंदर ही, तब बहुत सारे कैमरामैन्स जो कि मॉनिटर करते हैं ऑडियंस को भी एंड बाकी सारे कैमरास को भी, जो उन मॉनिटर स्क्रीन्स के पीछे बेसिकली लोग बैठे थे, उनको हल्का हल्का शक तो हो रहा था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर चल रही है। एंड इवन जो माइक रिकॉर्डिंग एंड बाकी टेक्निकल चीज़ों की टीम थी जो हैंडल कर रही थी इन सब चीज़ों को, उनको भी शक हो रहा था। एंड इन दोनों लोगों को सेम टाइम पर शक होना कोई कोइंसिडेंस वाली बात नहीं थी। यू नो इन लोगों को ना शो के बीच में ही पता चल गया था कि कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ हो रही है। लेकिन ऑब्वियसली जब तुम लाइव रिकॉर्ड कर रहे हो किसी चीज़ को, तो तुम अपने डाउट्स के चलते इतने बड़े सेट को, इतने बड़े इवेंट को रोक नहीं सकते। वहाँ की जो टेक्नीशियन वाली टीम थी, उन्होंने इवन जो CEO थे उनको भी कॉल कर कर बताया कि हमें इस चीज़ का डाउट हो रहा है एंड आई थिंक वी नीड अ क्लियर आंसर फॉर इट। बट CEO ने भी उनको रेड सिग्नल दे दिया था एक बार के लिए, ये कहते हुए कि हम अभी शो को रोक नहीं सकते, लेट इट बी, जैसे भी चल रहा है हम बाद में डेफिनेटली आएंगे इस चीज़ के ऊपर। 15th क्वेश्चन सक्सेसफुली आंसर करने के बाद चार्ल्स इनग्रैम को 1 मिलियन का चेक भी एक बार के लिए दे दिया गया था CEO स्मिथ की तरफ से। लेकिन ये तो रही बात जो टीवी पर उन लोगों ने दिखाया, वो भी इतने ज़्यादा बेवकूफ़ तो थे नहीं। उन्होंने वो चेक 8 दिन के लिए अपने पास ही रखा, जब तक वो श्योर नहीं हो गए कि यहाँ पर एक्चुअली में हुआ क्या। टेक्नीशियन टीम एंड बाकी सब जो भी लोगों को डाउट हो रहा था, उन्होंने अच्छे से शो की रिकॉर्डिंग्स, ऑल ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, कैमरा रिकॉर्डिंग्स को जांचने की कोशिश करी, सेकंड वेरिफिकेशन उनके ऊपर देने की कोशिश करी। एंड वो सारे इसी नतीजे पर पहुंच रहे थे कि चार्ल्स इनग्रैम को कोई भी क्वेश्चन का कुछ क्लू नहीं रहता था ढंग से। इवन ये लोग तो चार्ल्स इनग्रैम को एकदम जोकर का टैग दे चुके थे एंड बोल चुके थे कि 4000 पाउंड्स के क्वेश्चन के बाद से तो इसको कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था गेम के बारे में। एंड जो बंदा 4000 पाउंड्स पे ही इतना ज्यादा अटक रहा है, अपनी लाइफ लाइन्स यूज कर रहा है, वो 1 मिलियन के क्वेश्चन का आंसर कैसे दे चुका यार। And I remember us saying, God, that poor bloody Major, you know, he's got as much chance of getting the 32,000, you know, as going to the moon in a rocket. I mean, there was just no way this guy could possibly go much further. एंड यू नो चार्ल्स इनग्रैम के बिहेवियर को देखकर उनके $1 मिलियन जीतने की प्रोबेबिलिटी को भी मैथमेटिक्स यूज करके निकालने की कोशिश करी गई थी। एंड जिस हिसाब से वो आंसर दे रहे थे, जिस हिसाब से वो क्लूलेस बिहेव कर रहे थे या फिर थे, उस हिसाब से चार्ल्स इनग्रैम की 0.003% ही प्रोबेबिलिटी थी 1 मिलियन पाउंड्स जीतने की। एंड अगर सिंपल भाषा में आप लोगों को बोलूं तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था। चार्ल्स इनग्रैम ने डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ऐसा किया या फिर किसी की हेल्प ली जिसकी वजह से वो यहाँ तक पहुँच पाया, बिकॉज वो खुद तो 4000
पाउंड्स भी अच्छे से नहीं जीत पा रहा था। ओके, अभी ना मैं आप लोगों को एक क्लिप दिखाऊंगा एंड चार्ल्स इनग्रैम की ना स्पीच पैटर्न पर थोड़ा सा फोकस करना, यानी कि वो किस वे में अपनी चीज़ों को रिपीट करता है उसको फोकस पे रखना अपनी आंखों के बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अभी काम आएगी हमारी स्टोरी को और ज़्यादा अनकवर करने के लिए। सो एक बार आप एक क्लिप देखो। Emmental is a cheese from which country? Could be France, I suppose. Then again, it could be Italy, so. Or maybe it's the Netherlands. Right. Yes. That's sort of how the question works, Charles. No. क्या आपने देखा, यहाँ पीछे से कुछ तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा था। जब भी उसके सामने क्वेश्चन आ जाता था कोई भी नया, तो वो उस क्वेश्चन को अच्छे से पहले तो रीड करता था एंड उस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस होते थे उनको बहुत अच्छे से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिपीट करना शुरू कर देता था। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार इसमें कौन सा कोई ऐसी बड़ी बात हो गई, ऐसे तो ऑलमोस्ट सारे लोग करते ही हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है इतनी सोचने वाली। एंड यस यू आर राइट, लोग करते हैं, लेकिन क्या पूरे क्वेश्चन को बारी बार रिपीट करना, क्या सभी क्वेश्चंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यानी कि ABCD ऑर्डर में ही बारी बार रिपीट करना, आई डोंट थिंक मैंने कभी किसी कंटेस्टेंट को ऐसा पर्टिकुलरली करते हुए देखा है। स्पेशली इंडियन सीन में तो बिल्कुल भी नहीं देखा मैंने। एंड अगर कोई करता भी है तो वो अपने मन के अंदर करता है, लाइक बारी बार ऊंचा ऊंचा रिपीट नहीं करता इन सब चीजों को। एक बार आप ये वाली क्लिप भी देखो, आपकी थोड़ी सी कंफ्यूजन और दूर हो जाएगी। Who was the second husband of Jacqueline Kennedy? Adnan Khashoggi, Ronald Reagan, Aristotle Onassis, Rupert Murdoch. Okay, I'm not certain. I would have thought that it would be Aristotle Onassis. Why? वेट, यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस करी, जब चार्ल्स इनग्रैम फाइनली राइट जो ऑप्शन था उसका नाम लेते हैं, उसके अंदर जो कंटेंट लिखा होता है उसको पढ़ते हैं, तो हमें पीछे से एक कफ साउंड सुनाई देती है। अगर आपने नोटिस नहीं करी तो लेट मी शो यू वंस अगेन। I would have thought that it would be Aristotle Onassis. अब आई गेस आपने नोटिस कर ही ली होगी। स्टूडियो में तो देखो माइक्स कैमरा सब कुछ लगे ही हुए थे, टेक्निकल टीम को लाइव डाउट्स भी आने लग गए थे चार्ल्स इनग्रैम के इन बिहेवियर के ऊपर। एंड जो होस्ट है ना, अब आप सोच रहे होगे कि उसने पैटर्न क्यों नहीं रियलाइज़ करा, वो तो उसके सामने ही बैठा था। तो यहाँ पर देखो ना, होस्ट को सिर्फ चार्ल्स इनग्रैम के ऊपर फोकस नहीं करना है, उसको अपनी स्क्रिप्ट भी याद रखनी है, उसको अपनी एड ब्रेक्स को भी याद रखना है, उसको ऑडियंस को भी संभालना है, उसको एंटरटेन भी करना है, उसको सारे काम करने हैं। तो वो अपनी चीज़ों को भी नोटिस करेगा, सिर्फ चार्ल्स इनग्रैम की चीज़ों को नोटिस नहीं करेगा। अपना काम तो वो ठीक से ही कर रहा था ना, उससे क्वेश्चन पूछना, उसके क्वेश्चन का आंसर लेना, वो उसका काम था। अब आप सोच रहे होगे कि फिर ये कफिंग वाली चीज़ कोई कोइंसिडेंस भी तो हो सकती है, बट कोइंसिडेंस तब मानी जाती है कोई चीज़ जब वो एक बार हो जाए, दो बार हो जाए, ठीक है चलता है, लेकिन जब कोई चीज़ बारी बार सेम पैटर्न में रिपीट हो रही होती है ना, तो वो कोइंसिडेंस नहीं होता, वो ऑन पर्पस किया जा रहा होता है। हमारा माइंड उसको कोइंसिडेंस मानने लग जाता है। It was Holbein. सेम पैटर्न फॉलोज अगेन। इनग्रैम पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, पूरे के पूरे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में आंसर्स जो हैं उनको रीड आउट करते हैं, एंड जो करेक्ट आंसर पर जब वो आते हैं तो पीछे से एक कफ साउंड आती है एंड उसके बाद में वो ही वाला आंसर लॉक हो जाता है। I think it was Holbein. ओके, यहाँ पर ना आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये जो शो था ना, ये यूके के लिए वन ऑफ द मोस्ट सेंसेशनल शो था, क्योंकि यूके की आबादी उस टाइम पर करीब 60 मिलियन 57 मिलियन इतने के आसपास की थी, एंड उसमें से 19 मिलियन लोग इस शो को देखते थे, यानी ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द कंट्री, 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द यूके वॉज वॉचिंग दिस शो। इतनी ज़्यादा जो थी पॉपुलैरिटी थी इस शो की वहाँ पर। एंड यू नो मैंने आपको अभी ये बात क्यों बताई, क्योंकि अगर इस शो के व्यूअर्स 19 मिलियन के आसपास में है तो सोचो कितने सारे लोग यहाँ पर आने के लिए अप्लाई करते होंगे। मिलियंस के अंदर ही वो नंबर होगा, थाउजेंड्स में तो डेफिनेटली होगा। एंड चार्ल्स इनग्रैम अपनी फैमिली में से सिर्फ स्पेशली खुद अकेला बंदा नहीं था जो कि इस शो के हॉट सीट तक पहुंच गया था। चार्ल्स इनग्रैम की वाइफ डायना, जो कि ऑडियंस के अंदर बैठी हुई थी, वो भी ऑलरेडी हॉट सीट तक आ चुकी है, एंड उनकी वाइफ ने उस टाइम पर 32,000 पाउंड्स के अराउंड में जीते भी थे। एंड चार्ल्स इनग्रैम का एक ब्रदर भी था, एड्रियन पॉल,
जो कि खुद 4 बार आ चुका है इस शो के अंदर, एंड एक बार तो वो हॉट सीट पर आकर सेम वही अमाउंट जो उनकी वाइफ ने जीती थी 32,000 पाउंड्स जीत कर गया था। एंड ना काफ़ी सारे लोगों की ना ये काइंड ऑफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सी चलती है कि इनकी फैमिली वाले इतनी बार आ गए शो में, लाइक टेंस ऑफ टाइम्स आ गए, तो इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा क्रैक जरूर कर लिया होगा जिसकी वजह से इन्होंने एक लूप होल में घुसकर ऐसा करने की कोशिश करी एंड वो सक्सेसफुल भी हो गए। एंड ये फैमिली कितना ज़्यादा ऑब्सेस्ड थी इस शो से, ये बात सुनकर आप एकदम कंफर्म कर दोगे, क्योंकि इनके जो ब्रदर थे एड्रियन पॉल, वो लिटरली फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, जो कि फर्स्ट एक्सरसाइज होती है शो में आने के बाद हॉट सीट से पहले, उसकी ट्यूशन ट्रेनिंग्स दिया करते थे वहाँ पर अप्लाइड कंटेस्टेंट्स को। एंड जो डियाना है, उनका ये ड्रीम था कि वो एक बुक पब्लिश करें अपनी खुद की पूरी लिखी हुई, जिसके अंदर वो बेसिकली अपनी जर्नी एंड अपनी टिप्स को शेयर करती हैं इस शो के अंदर आने के लिए, एंड किन चीज़ों का लोगों को ध्यान रखना चाहिए अगर वो हॉट सीट तक पहुंच जाते हैं। तो कहानी के अंदर ना एक और ट्विस्ट है जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताया, लेकिन अब मैं आपको बताना चाहूँगा। वो ये है कि आजकल के शोज़ तो ना लाइव भी एकदम चल सकते हैं अगर कंपनी वाले चाहें तो, लेकिन उस टाइम पर ऐसा ऑप्शन बिल्कुल अवेलेबल नहीं था। इन लोगों को पहले ही रिकॉर्डिंग करनी पड़ती थी एंड देन एडिट वगैरह होकर ये जो शोज़ होते थे ये टीवी के ऊपर ब्रॉडकास्ट करे जाते थे। एंड जब चार्ल्स इनग्रम 4,000 पाउंड्स जीत चुका था, उसके बाद इस शो ओवर हो जाता है एंड देन सेकेंड बारी में इस शो की शूटिंग ख़त्म होती है जब ये $1 मिलियन जीत गए थे। यहाँ पर ना कुछ लोगों के ना इंटरव्यूज़ भी सामने आए थे जो कि क्लेम तो करते हैं, लेकिन वी जस्ट डोंट नो, वी इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते हम इन सोर्सेज को। बट मैं आप लोगों को बताना जरूर चाहूँगा बिकॉज स्टोरी के अंदर ऐड ऑन जरूर करते हैं अपना पार्ट। वो ये था कि जो उनकी वाइफ थी ना, वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड सी रहती थी अपनी लाइफस्टाइल को लेकर। उनके जो एम्बिशंस थे वो बहुत बड़े थे, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन चार्ल्स इनग्रम जो थे वो ठीक ठाक थे अपनी लाइफ में, कुछ ज़्यादा उनको नीडेड नहीं था, ही वॉज सेटिस्फाइड काइंडा, है ना। एंड वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट पर्सन थे, उनके पास कितनी सारी तो डिग्रीज थी मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग की, तो वो चाहते तो कोई बहुत ही अच्छी जॉब करके लिटरली इस मुकाम तक खुद ही पहुंच जाते अगर वो चाहते तो। एंड बेसिकली अपनी इसी फ्रस्ट्रेटेड एम्बिशन की वजह से वो लोग ये डिसाइड करते हैं, स्पेशली उनकी ये वाइफ डिसाइड करती है कि वो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी हाथ से जाने नहीं देंगे, फिर चाहे उन्हें इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा अपने तरीके से ट्विस्ट ही ना क्यों करना पड़े। अपनी फ्रस्ट्रेशन के अंदर वो बारी बारी यही सोच रहे थे कि मे बी गॉड ने उनको एक लास्ट मौका दिया है, लास्ट चांस दिया है, एंड दे हैव टू डू देयर बेस्ट। एंड यू नो, जब कोई भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा ऐसे लाइक कैसे बोलूँ, लाइक कांड हो जाता है, सो इसके पीछे ना एक दो जनों का हाथ नहीं होता, मल्टीपल्स ही होते हैं हमेशा, बट वो दिखते नहीं है, लेकिन इस केस में दिख रहे थे। अब इस वीडियो के अंदर ना मैं एक और पर्सन की स्टोरी बिल्कुल थोड़ी सी ब्रीफ में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, हु प्लेड अ मेजर रोल इन देयर सक्सेस बट नो सक्सेस। टेक्वेन विटॉक, जो कि वेल्च कॉलेज के एक लेक्चरर थे, एंड टेक्वेन विटॉक इस गेम के बहुत ही बड़े एंथुजियास्ट थे। लाइक उनको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती थी कि उन्हें बस बैठना है हॉट सीट के ऊपर। उन्होंने इवन एड्रियन पॉल, जो कि इनग्राम के ब्रदर थे जैसा कि मैंने आपको बताया, और उनकी वाइफ डायना के पर्सनल टिप्स एंड ट्रेनिंग सेशंस जो भी वो लोग प्रोवाइड करते थे, वियर्ड काइंड ऑफ ट्यूशंस फॉर दिस थिंग, सारे लिए हैं, अच्छे से खुद को ट्रेन करा हुआ था। जिस टाइम पर विटॉक की प्रिपरेशन एकदम खत्म होती है, वो एकदम रेडी था जाने के लिए एंड काफ़ी अच्छे अमाउंट जीतने के लिए। लाइक बेसिकली व्हेन ही वाज अबाउट टू गो एज अ कैंडिडेट इन दैट शो, उससे जस्ट कुछ ही घंटों पहले विटेक एंड डायना की कॉल पर करीब 5 से 10 मिनट के लिए कुछ बात होती है। यू नो, उस कॉल के बाद क्या हुआ, जो बंदा जो टेक्वेन विटेक था, जो इतना ज़्यादा बड़ा एंथुजियास्ट था, जो इन लोगों की हेल्प ले रहा था अपने आप को ट्रेन करने के लिए, शो के अंदर अच्छा परफॉर्म करने के लिए, somehow मेक्स अप हिज प्लान फॉर देयर टीचर कि वो अपना एज अ कैंडिडेट वहाँ पर जाना जो है डिसमिस करेगा। चार्ल्स इनग्रम जो है जा ही रहा है उनकी तरफ, उसको चार्ल्स इनग्रम को वो कैसे इतना ज़्यादा लेवल पर ले आए कि उनको 15 क्वेश्चन के आंसर देने ही देने हैं। एंड तब कहा जाता है कि उस कॉल रिकॉर्डिंग के अंदर ही इन लोगों ने, डायना एंड टेक्वेन विटेक ने, ये सारी चीज़ें प्लान करी थी कि चार्ल्स इनग्रम इस ऑर्डर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन को रिपीट करेगा
एंड ऐसे ऐसे वी विल गिव दैट कफ साउंड, जिसकी वजह से उसको पता चल जाए कि कौन से क्वेश्चन को लॉक आउट करना है. Well, I have got a strategy. I was a bit defensive on the last show. You know, I sort of started talking myself out of answers that, frankly, I should have known and did know. So this time I'm going on the counter attack. ये काउंटर अटैक डेफिनेटली शो के अंदर बहुत अच्छे से काम कर रहा था, एंड शायद कर भी जाता अगर जो चार्ल्स इनग्रम है बारी बार ये एक्ट नहीं करता कि उससे तो कुछ भी आइडिया नहीं है, उसने पहली बार ये सब चीज़ें सुनी हैं, ही इज़ वेरी वेरी क्लूलेस, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये इसमें कैसे लिखा हुआ है, ये वो, मतलब बहुत ही ज़्यादा ना एक्ट आउट करने की कोशिश कर रहा था इन द वियर्ड वे पॉसिबल. एंड शायद चार्ल्स इनग्रम की इसी अजीब एक्टिविटीज़ की वजह से हमें बीच बीच में शो के कुछ क्लिप्स के अंदर ऐसा भी लगता है कि उनकी वाइफ भी फ्रस्ट्रेट हो रही है कि जस्ट एक्ट प्लेन, ठीक है, तुम्हें ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, मैंने अब आपको जितने भी कैरेक्टर्स मोस्टली इन्वॉल्व थे इस सिनेरियो के अंदर ऑलमोस्ट सभी की बात हम कर चुके हैं, लेकिन एग्जैक्टली में उस रिकॉर्डिंग के टाइम पर इन लोगों ने क्या ढूंढा था, वहाँ के टेक्नीशियंस ने क्या फाइंड आउट करा अपनी पूरी की पूरी रिसर्च के अंदर. लेट्स डाइव इनटू दैट. टेक्नीशियंस के अकॉर्डिंग एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उस शो को, उस एपिसोड को मॉनिटर करने के बाद ये पता चला कि इन टोटल उस रिकॉर्डिंग के टाइम 192 कफ्स रिकॉर्ड हुई हैं इनसाइड द माइक्स, एंड उनमें से ज़्यादातर कफ्स तभी रिकॉर्ड हुई थी जब चार्ल्स इनग्रम किसी क्वेश्चन पर अटक जाते थे एंड उसका सही जो आंसर होता था उसको रिपीट करते होते थे. पॉल स्मिथ, जिन्होंने पहले ग्रीन लाइट दी थी कि इस शो की रिकॉर्डिंग को हम एक बार रोक नहीं सकते, वो अब एकदम श्योर हो चुके थे अपनी पूरी की पूरी रिसर्च के बाद कि यहाँ पर इन्होंने हमारे साथ में फ्रॉड करने की कोशिश करी है, एंड वो समझ चुके थे कि ये कोइंसिडेंस तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता. जो सीईओ होते हैं वो सारी अपनी फाइंडिंग्स के बाद में सबसे पहले तो पुलिस को कॉल करते हैं, एंड पुलिस से बात करने के बाद ही मेक्स द कॉल टू द वन एंड ओनली मेजर चार्ल्स इनग्रम. Mr. Ingram, we didn't meet. I am the managing director of Celador. Right. I think I should just get straight to the point. Yep. And effectively say what is a pre-prepared statement here. I have to tell you that we have suspicions from viewing the recording of last Monday's program and subsequently studying the tapes carefully that there were irregularities during the taping of the show in which you participated. Oh, good Lord, no. Because of that, I have to tell you that these suspicions have been referred to the police. Right. And thus, we, not for the moment, will be airing the program or indeed authorizing payment of the check. Right. Yeah, well, I mean, you know, I completely refute that, obviously. Good Lord, I'm absolutely gobsmacked. All right, well, thanks for letting me know. Okay, thank you. Cheers, bye. ये सब होने के बाद करीब 1.5 साल बाद, इन सब फाइंडिंग्स के बाद एंड सारी जो भी कहानी मैंने आपको बताई है, जो भी रिकॉर्डिंग्स हुई थी, जो भी एयर हुआ था, इन सब के करीब 1.5 साल बाद फाइनली एक केस कोर्ट ओपन हो जाता है इस इंसिडेंट से रिलेटेड. एंड केस कोर्ट ओपन होते ही इस पूरी की पूरी स्टोरी ने एक सेंसेशन फ्रॉडस्टर की टैगलाइन के साथ में चार्ल्स इनग्रम को पेश करना शुरू कर दिया था. इस केस के अंदर मौजूद तीनों डिफेंडेंट्स, चार्ल्स इनग्रम, उनकी वाइफ डायना एंड जॉन विटक खुद, इन तीनों को जो है गिल्टी मान लिया गया था. इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुकी हैं, लेकिन आज तक फिर भी पता नहीं क्यों ये लोग मानने को रेडी ही नहीं है कि हमने ऐसा कुछ किया था. आई गेस ये मान लेते तो ज़्यादा कूल लगते, बट यू नो it's their choice. We didn't cheat on that show. There was no plan to cheat on that show. I won that money perfectly honestly and fairly and squarely, and while I was sitting there in the centre of the studio, I did not notice any coughing at all. I was entirely unaware of it. As for the victims, I've heard a lot of people say that this is a victimless crime. Well, actually, there are victims. The 3 defendants were the victims. We should not have been found guilty on the evidence that was presented in court. We were found guilty on a very good story. Why did you cough then, Diana? I think I needed to clear my throat. कोर्ट ट्रायल के ओवर होने के बाद चार्ल्स इनग्रम एंड उनकी वाइफ डायना इनग्रम को 18 मंथ्स की जेल की सज़ा सुनाई गई. एंड डेक्वन विटक, जो कि कहीं ना कहीं मौजूद ही थे सारे सिनेरियो के अंदर, एंड उनकी प्लानिंग थी बेसिकली इस पूरे के अंदर, उनको 12 महीने की यानी कि 1 साल की सज़ा सुनाई गई जेल की. जब पूरी की पूरी कहानी जब ये पब्लिक में आ गई थी तो लोग मस्त ट्रोल कर रहे थे भाई. उनको ऐसा हो गया था कि हम बताते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए था जिसकी वजह से तुम पकड़े ना जाते. तुम्हें ऐसा करना चाहिए था कि अगर ए राइट आंसर है तो तुम
बी को कफ लगा लो, ठीक है, बी पे अपनी कफ्स लगा लो, बी राइट आंसर है तो सी पे कफ्स लगा लो, ठीक है। तुम्हें ना ऐसे कोड्स बना लेने चाहिए थे एंड तुम पकड़े नहीं जाते। तुमने दिमाग नहीं लगाया, तुमने सही आंसर पर ही कफ देते रहे तो तुम पकड़े ही जाओगे ना। सो लोग मस्त ट्रोल कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं, अपने मस्त आइडियाज दे रहे हैं इन लोगों को, लेकिन नो मैटर वो कितना ही ज़्यादा दबाव डालने की कोशिश क्यों ना कर रहे पब्लिक, ये लोग नहीं मानने को तैयार थे कि इन्होंने ऐसा कुछ किया है। एंड ठीक है भाई, कितना ही तुम मनवा लोगे किसी से कुछ, इट्स ओके। वो नहीं मान रहे तो ठीक है, अपनी सजा तो वो काट कर आए ही ना। कोर्ट के अंदर बारी बार बोला तो था कि मेरी वाइफ बीमार थी उस दिन, तुम रिपोर्ट्स देख लो, तुम ये कर लो वो कर लो, लेकिन ठीक है भाई, वही बात है ना कि कोइंसिडेंस इतना बड़ा नहीं हो सकता कोई भी। 2014 के अंदर भी इस पूरे इंसिडेंट से रिलेटेड एक बहुत ही ज़्यादा वायरल एंड बहुत ही ज़्यादा बेस्ट सेलिंग बुक पब्लिश हुई। काफ़ी सारे यूट्यूब वीडियोस बने इसके ऊपर, काफ़ी सारे आर्टिकल्स के अंदर ये न्यूज़ छपी। उस टाइम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा पब्लिक एंड वायरल हुई ये वाली न्यूज़, जिसकी वजह से चार्ल्स इनग्रैम एंड डायना इनग्रैम बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे, लेकिन इन अ वेरी वेरी नेगेटिव वे। एंड मैंने आपको ना पता है क्यों बोला था कि वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि ना मैं कुछ चीज़ें जान के छुपा रहा था या फिर हल्की हल्की मैनिपुलेट करके आपको बोल रहा था, ताकि मैं देख सकूँ कि एंड तक कौन रुका हुआ है। एंड मैं यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ऑलमोस्ट स्टोरी ख़त्म ही है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताई है वो ये कि टेक्विन विटक एज अ कंटेस्टेंट डेफिनेटली वहाँ पर ना गया हो, ठीक है, लेकिन जो मास्टरमाइंड होता है वो अपने प्लान के अंदर तो इन्वॉल्व ही होता है ना। तो टेक्विन विटक वहाँ पर मौजूद ज़रूर था एंड सिर्फ डायना ही जो थी वो उनकी हेल्प नहीं कर रही थी। टेक्विन विटक के कफ साउंड्स भी कैप्चर हुए थे, वो भी बिल्कुल उसी टाइम पर जिस टाइम पर डायना के कफ साउंड्स कैप्चर होने थे, यानी कि एकदम राइट आंसर्स के ऊपर। एंड मैं बस ये चीज़ एकदम लास्ट में इसलिए बताना चाहता था बिकॉज ठीक है, इतनी ज़रूरी भी नहीं थी एंड मैं बस ये देखना चाहता था कि एंड तक कौन कौन मेरी वीडियोस को देखता है। सो आई रियली होप दोस्तों कि आपको ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च लगी है ये वाली वीडियो बनाने में। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसको लाइक करो, शेयर करो, एंड अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया एंड अगर आप ऐसे टाइप की और वीडियोस देखना चाहते हो तो आप बस माउंट साइडर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो एंड बाकी सब आप मेरे पर छोड़ दो।